नमस्कार साथियों। आज हम लोग कल जहां से स्टॉप किए थे उसके आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो आगे का टॉपिक है वह हम लोग को आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में? तो आहार श्रृंखला, ठीक है। अब ये आहार श्रृंखला होता क्या है समझिएगा, है ना। आहार श्रृंखला होता क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह होता है। एक पथीय प्रवाह का मतलब क्या है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा ट्रांसफर होता है, प्रवाह होता है और अंततः वह फिर से किसी अन्य रूप में आकर के दोबारा पेड़ पौधे को मिलता है या फिर वो खत्म हो जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो वो किसी न किसी दूसरे रूप में आकर के पुनः फिर से वो पौधे को मिलता है और फिर से वो एक कंटिन्यूटी आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो श्रृंखला है ना, एक श्रृंखला तरीके से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे कि एक जीव दूसरे जीव से जुड़े हुए हैं, इसे ही हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे पेड़ पौधे को हिरण खाएगा, ये जो शाकाहारी जानवर है वो खाएगा, और शाकाहारी जानवर को कोई मांसाहारी जानवर खा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हरे पेड़ पौधे को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिला, उसका ऊर्जा जो हरे पेड़ पौधे में संचित हुआ वो शाकाहारी जानवर को मिला, यानी कि जो शाकाहारी हैं उनको मिला, और उनमें जो ऊर्जा संचित हुई उनको खाने वाले मांसाहारी को ऊर्जा मिला। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे में जो हो रहा है ना, इसे ही हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। इसका जो बाद का टॉपिक है वो है आपका आहार जाल। आहार जाल किसे कहते हैं, है ना। आहार जाल, ठीक है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या है कि सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं जो होती है वह पाई जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे को खाने वाला हिरन हो गया, उसी प्रकार पेड़ पौधे को ग्रास हॉपर खाएगा, उसी प्रकार पेड़ पौधे को खरगोश भी खाएगा। तो एक साथ एक ही बार में कई सारे आहार श्रृंखला पाई जाती है। ये जो आहार श्रृंखला होती है ये कभी भी सीधा ना होकर के ये एक दूसरे से आड़े तिरछे रूप में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक जाल नुमा, है ना। आड़ा तिरछा कहने का मतलब कि इस ढंग से, ठीक है ना, इस ढंग से जुड़ा हो। तो ये क्या हो गया? बीच का जो फॉर्मेशन, इसको हम लोग जाल कहेंगे कि जाल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से जुड़ा होता है जैसे कि एक जाल का निर्माण होता है, एक जाल जैसी संरचना बनती है आहार श्रृंखला का। इसे ही हम लोग आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल, ठीक है ना। तो आहार जाल समझ में आ गया किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला सीधी न होकर के आड़े तिरछे एक दूसरे से जो जुड़ी हुई होती है उसे ही हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। जो आहार श्रृंखला होता है, आहार श्रृंखला में पोषण के कई स्तर होते हैं, है ना। पोषी के कई स्तर होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पोषी स्तर के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? पोषी स्तर, ठीक है ना। पोषी स्तर के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि आहार श्रृंखला में पाई जाने वाली कई तरह के स्तर होते हैं जो हर स्तर पर भोजन का या फिर जो ऊर्जा होता है उसका स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, ठीक है ना। तो आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं उसे हम लोग प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो आपका द्वितीय पोषी स्तर होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वह तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। या फिर उससे ऊपर वाले भी अगर कोई जीव जंतु होते हैं जो कि उन मांसाहारियों को भी खा जाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग उच्च श्रेणी के मांसाहारी जंतु अर्थात चतुर्थ पोषी स्तर के नाम से
जानते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, चतुर्थ कोशीय स्तर। तो कोशीय स्तर कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हैं। पहला जो प्रथम कोशीय स्तर है उसके अंतर्गत उत्पादक आएगा। क्या आएगा, उत्पादक, यानी कि हरे पेड़ पौधे हो गए। दूसरा जो कोशीय स्तर है यानी कि द्वितीय जो कोशीय स्तर है उसके अंतर्गत शाकाहारी जानवर आएगा, जो कि केवल और केवल हरे घास फूस या फिर पेड़ पौधे यही सब खाते हैं, वो शाकाहारी हो गए। तो वो द्वितीय कोशीय स्तर हो गया। तृतीय कोशीय स्तर किसको कहेंगे, जो कि शाकाहारी जानवर को खाता है ना। वैसे जीव जंतु जो शाकाहारी जीव जंतु को खाते हैं उसे तृतीय कोशीय स्तर कहेंगे। और चतुर्थ कोशीय स्तर उसको कहेंगे जो कि उन मांसाहारी जंतुओं को खा जाते हैं जो कि तृतीय कोशीय स्तर कहलाते हैं, है ना। तो जो तृतीय कोशीय स्तर को खाते हैं उन मांसाहारी जानवरों को हम लोग चतुर्थ कोशीय स्तर या फिर उच्च श्रेणी के जंतु भी कहते हैं, ठीक है ना। अब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, है ना, प्रकार है ये, मतलब किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए इसके जो क्रियाएं होती है मूलतः 2 प्रक्रियाएं होती है इसमें, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 मूल प्रक्रियाएं पाई जाती है। पहला जो होता है वो आपका वो होता है कि सौर ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं या उससे एनर्जी लेते हैं। और अन्य जीव, ठीक है ना, अन्य जीव वह जीवों को खाद्य पदार्थ के रूप में हरे पेड़ पौधे से ऊर्जा स्थानांतरण होती है। किसमें, अन्य प्रकार के जीव जंतुओं में, ठीक है ना। इस प्रकार का जो एक श्रृंखला का निर्माण होता है ऊर्जा, चूंकि यह एक पथीय है ना रास्ते पे गमन करता है, अतः ये क्या है, एक पथीय प्रवाह है। दूसरा क्या है, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैव और अजैव, ठीक है ना, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ चलता है, ठीक है ना। अर्थात कि उनका चक्रण होता है, चक्रण के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है या आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है ना। इट मीन्स, कहने का मतलब कि जो अजैव पदार्थ है वह जैव पदार्थों के लिए यानी कि जैव अपघटक के लिए भी जरूरी है, और जैव अपघटक जो होता है वह अजैव अपघटक के लिए एक श्रृंखला का काम करता है, यानी कि उसके लिए भी जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका है वह है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह, देखिए ऊर्जा का प्रवाह के बारे में अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा एक पथीय पथ पर गमन करता है, लेकिन किस हिसाब से करता है ना, किस हिसाब से करता है, यानी कि किस रेशियो में गमन करता है। क्योंकि आहार श्रृंखला में जो प्रत्येक कोशीय स्तर होते हैं, ठीक है ना, जो प्रत्येक कोशीय स्तर है उस पर कुल ऊर्जा के 10% है। कितने, तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बाकी जो 90% हो गया, यानी कि शेष जो 90% होता है वह ऊर्जा यूज होता है उस जीव जंतु के द्वारा या पेड़ पौधे के द्वारा जो सूर्य से या सूर्य के प्रकाश से या फिर जीव जंतुओं से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, है ना। कितने, तो 90% यूज करते हैं और 10% जो ऊर्जा होती है उसे ट्रांसफर करते हैं। अब समझिएगा ऐसे, मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से 10,000, कितने, 10,000 जो ऊर्जा है वह पौधे को मिला, ठीक है, किसको मिला, पौधों को मिला। पौधों को जिसने खाया इसका 10% यानी 1,000, कितना, 1,000 यह मिलेगा आपको शाकाहारी जो जंतु होगा इसको मिलेगा। शाकाहारी जंतु को कितना मिलेगा, उसका 10% यानी कि 1,000।
इसका जो 10% होगा 100, ये मिलेगा आपको मांसाहारी, है ना, मांसाहारी जंतु को, ठीक है, जो मांस खाने वाला जंतु है उनको मिलेगा। और इसका 10% यानी कि 10 जो है वह उच्च श्रेणी यानी कि मांसाहारी हो या ऐसे मांसाहारी जो इन मांसाहारी जानवरों को भी खा जाता है ना, तो उच्च श्रेणी उसको लिख देते हैं, ठीक है ना, उच्च श्रेणी के जंतु, ठीक है ना, उच्च श्रेणी के जंतु को कितना मिलेगा 10। तो हमने शुरू किया 10,000 से, अंततः कितना आया 10 आया, अंततः कितना आ गया तो 10 आया। तो इस प्रकार से ये जो ऊर्जा है वो प्रवाह करता है एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतुओं में, कितने तो केवल और केवल 10% का ट्रांसफर होता है। बाकी जो यहाँ 90% बचता है वो 90% उस जीव जंतु के द्वारा व्यवहार में ले लिया जाता है, यानी कि यूज कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जैव आवर्धन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन क्या होता है समझिएगा, जैव आवर्धन, ठीक है ना। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं, अब अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं, जो एक बार खत्म हो गया, ठीक है, दोबारा वो जल्दी मिल नहीं सकता है, वैसे पदार्थ को कहते हैं। तो जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ है उनकी जो मात्रा है वो अगले कोशी स्तर के जीवों में बढ़ती है, इस क्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। यानी कि जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ है वह एक जीव से उसकी कुछ मात्रा एक जीव से दूसरे जीव में यानी कि अगले वाले कोशी स्तर में ट्रांसफर होता है, वह उस क्रिया को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जैव आवर्धन। अब जैव आवर्धन हम लोग को यहाँ तक लगभग जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसके बाद जो हम लोग का पढ़ना है तो वह है मानव एवं पर्यावरण के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो जीव जंतुओं के बारे में, उनके आहार के बारे में, ठीक है ना, इन सबों के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग क्यों सीखना है या जानना है वो है मानव और पर्यावरण दोनों के बारे में समझना है कि मानव के द्वारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित होता है या पर्यावरण किस प्रकार से मानव को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक है वो आपका क्या है, मानव एवं पर्यावरण, मानव एवं पर्यावरण, है ना, ये आपका टॉपिक हो गया। समझिएगा मनुष्य जो होता है ना अपने लाइफ में कई प्रकार की गतिविधियां करता रहता है, तो जो गतिविधियां होता है उसका सीधा सीधा जो प्रभाव होता है वो पर्यावरण पर पड़ता है। प्रतिदिन जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, किसी भी प्रकार की जो क्रियाकलाप होती है उन सभी क्रियाकलापों से जो उत्पन्न अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वैसे पदार्थ जो किसी यूज के लिए नहीं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो जो अनावश्यक पदार्थ हैं हम उसे कहीं भी यानी कि जहां तहां फेंक देते हैं, जिसे हम लोग अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब मानव के द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है इससे पर्यावरण पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो अपशिष्ट होते हैं ये दो प्रकार के, एक तो जैव निम्नीकरण और दूसरा जो होता है वो जैव अनिम्नीकरण। तो सबसे पहला जो टॉपिक वो है जैव निम्नीकरण, है ना, निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण किसको कहते हैं, ठीक है, जैव निम्नीकरण या निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में समझ लेते हैं, है ना, अपशिष्ट। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं,
तो अनावश्यक जो पदार्थ होता है, जो हमारे यूज के लायक नहीं होता, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे पदार्थ को अनावश्यक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब समझिए जैव जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में। ठीक है ना, देखिए ऐसे अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब कि जिसका हमें कोई यूज नहीं, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है ना, तो वैसे अवांछनीय पदार्थ जिन्हें कि जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वैसे पदार्थों को हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे अपशिष्ट जो होते हैं ना, उसको हम लोग जैविक अपघटन करा करके उपयोग में ला सकते हैं, किसी दूसरी चीज में उपयोग में ला सकते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहेंगे। जैसे कि हम लोग के घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा में खासतौर से जो सब्जी का छिलका हो गया, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो सड़ गल सके, है ना, सड़ गल सके, प्लास्टिक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी इस पे बात रखी थी कि प्लास्टिक का जो लाइफ होता है वो ना लगभग 450 वर्षों तक होता है, तो प्लास्टिक तो इसके अंतर्गत आएगा नहीं, ठीक है ना, प्लास्टिक नहीं ला सकते। वैसे पदार्थ जिसका अपघटन किया जा सकता है, यानी कि जो सड़ गल सकता है, आप उसमें सब्जी का छिलका रख सकते हैं, है ना, सड़ी गली भोज्य पदार्थ भी हो सकता है, या अन्य पदार्थ भी होते हैं जो खराब होते हैं। अब उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखिए गांव देहात में खासतौर से जानवर पाले जाते हैं, और हम लोग के यहाँ जो कचरा होता है वो भी, ठीक है ना। अगर उस गोबर यानी कि जिस जीव जंतु के द्वारा, जो मवेशियों के द्वारा जो गोबर निकला, यानी कि जो उनके मल मूत्र होते वो, और हम लोग के घर से निकला हुआ कचरा, अगर इनको एक साथ रख करके या अलग अलग ही सही सराया गलाया जाए, तो सड़ने गलने के बाद ये उर्वरक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तो उर्वरक, जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, और ये पानी को अपने अंदर संचित करके भी रखते हैं, ताकि लंबे टाइम तक पेड़ पौधे को, यानी कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। तो ये जो पदार्थ हो गया, जो अपशिष्ट पदार्थ, एक प्रकार से हमारे घर से जो निकला हुआ कचरा है, ठीक है ना, वो कचरा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, और सड़ाने गलाने के बाद पुनः उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो क्या हो गया, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया, है ना। नेक्स्ट, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए, तो ऐसे अवांछनीय पदार्थ जिनका जैविक अपघटन ही नहीं होता है, ठीक है ना, जिनका जैविक अपघटन ही नहीं होता, यानी अर्थात कहने का मतलब कि जो सड़ता गलता ही नहीं है, जैसे प्लास्टिक, कांच की बोतलें, ठीक है, ये सड़ता गलता नहीं है, प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है, तो वैसे पदार्थ जो क्या हो, कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, और ये प्रदूषण का मेन कारक होता है, ठीक है ना। और ये चूंकि सड़ेगा गलेगा भी नहीं, तो अपने स्वरूप में हमेशा विद्वान रहेगा, है ना। अब वो जैसा उनका रूप था ना, उसी रूप में वो हमेशा क्या रहेंगे, विद्वान, यानी कि मौजूद रहेंगे, सड़े गलेंगे ही नहीं, ठीक है। अर्थात किसी भी प्राकृतिक विधि के द्वारा इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है, वैसे पदार्थ को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद चूंकि ये जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ये कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, तो या फिर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये तो सड़गल जाता है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का कचरा है। क्या है, तो एक प्रकार का
कचरा है, तो चूंकि यह कचरा है, ये कूड़ा करकट है, तो इसका प्रबंधन करना भी हम लोग को जरूरी है। जहां तहां फेंक देने से यह कई प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है, जैसे कि मृदा पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन, है ना, मतलब मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। इस प्रकार के ये प्रदूषणों का कारण बनता है, ठीक है। तो अगर इन्हीं कचरों को वैज्ञानिक तरीके से समुचित इनका निपटान कर लिया जाए, यानी कि जहां तहां ना फेंक करके इसको एक सही मात्रा, एक सही जगह पे, एक प्रॉपर प्लेस पे फेंका जाए, उनका निपटान किया जाए, जिसे हम लोग कचरा प्रबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? कचरा प्रबंधन, ठीक है ना, कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कहेंगे। किनको कहेंगे कचरा प्रबंधन? तो अगर सही तरीके से कचरों का निपटान वैज्ञानिक तरीके से सही जगह पे किया जाए, उसे हम लोग कचरा प्रबंधन कहेंगे। जिससे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, तो बड़े बड़े शहर हो गए, पार्क हो गए, मनोरंजन या पर्यटन का जो स्थल होते हैं, उन जगहों पे कचरे को फेंकने के लिए बड़ी बड़ी धानियां रखी हुई होती है, यानी कि डब्बे रखे होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है यूज मी, है ना, यूज मी, यानी कि मेरा उपयोग करे। उसमें वो दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। कितने प्रकार के? दो तरह के डब्बे रखे जाते हैं, एक तो हरा होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है ना, एक हरा और एक ब्लू होता है। दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों में अलग अलग प्रकार के कचरे फेंके जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना। देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय जो अपशिष्ट है, उसे अलग अलग धानियों में रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इनमें जो एकत्रित कचरे होते हैं वह शहर के बाहर किसी, जो कोई एक जगह जो होगा, बना हुआ होगा, उस जगह पे इकट्ठा किया जाता है, या उसे बड़े बड़े गड्ढों में भरने में, है ना, बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए ना, उनको भरने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इससे क्या हो गया कि जो शहर के कचरे होते हैं उसका निपटान सही ढंग से हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे भर जाएंगे और कचरा भी नहीं हो पाएगा कहीं पे, है ना। आज के दौर में चूंकि विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, और कचरे की जो मात्रा है आज के डेट में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज कचरे में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? हम लोग कहीं भी जाते, मार्केट वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो होता क्या है ना कि हम लोग मार्केट में जाते तो जरूर है, लेकिन घर से थैला लेके नहीं जाते, और जो सामान हमारा होता है उस सामान को हम लोग प्लास्टिक की थैलियों में लेकर आते हैं। ये जो प्लास्टिक की थैलियां होती है ना, ये जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है, ये कभी सड़ता गलता तो है नहीं, ठीक है, और इसे हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है। अगर इन प्लास्टिक की थैलियों की जगह पे हम लोग घर से जूट के या कपड़े की जो थैलियां बनती हैं, उन थैलियों का अगर इस्तेमाल करें, तो कचरे पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नहीं, यूं कह सकते हैं कि बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है ना। बहुत हद तक क्या हो सकता है? नियंत्रण पाया जा सकता है। अच्छा, इन कचरों में केवल प्लास्टिक ही नहीं, प्लास्टिक के अलावा भी बहुत सारे प्रकार के इसमें कचरे होते हैं, है ना, जो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका जो महंगे महंगे खिलौने होते हैं बच्चों के, वो हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, या अन्य किसी भी प्रकार के जो उपकरण हो गए जिसका इस्तेमाल एक बार के बाद दोबारा नहीं हो पाता, ठीक है ना।
और इलेक्ट्रॉनिक सामान को आज के डेट में पैकेजिंग जो की जाती है, आप देखते होंगे कि उसमें थर्मोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। वह भी एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो अनिर्णीकरणीय है, सड़ता गलता नहीं, अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखता है। तो ये जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा, है ना, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है। अब कोई भी सामान खरीदने जाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने जाएं, आप पाएंगे कि उसके पैकेजिंग में प्लास्टिक और ये थर्मोकोल यानी कि फोम, इन सब का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में होता है। और यही सब जो है ना, वो अपशिष्ट कचरा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? अपशिष्ट कचरा बनता है। अगर इसके उपयोग को रोका नहीं गया तो इसका जो प्रभाव होता है वह पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है ना, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनके अलावा जो उद्योग होते हैं उनसे निकलने वाले जो तरल अपशिष्ट होते हैं या जो मलजल होते हैं, इनका भी निपटान सही तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी सब हम लोगों के लिए एक प्रकार से कचरे का ही अंग है ना, और अनिर्णीकरणीय कचरा है जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कचरे का प्रबंधन के बारे में। जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं, पोषण स्तर, पोषीय स्तर, आहार श्रृंखला, आहार जाल, इन सब के बारे में हम लोग समझ लिए। ठीक है, अभी जब हम लोग कचरे के बारे में पढ़ रहे हैं तो कचरे से अभी कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन इसमें हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कचरे जो हम लोग निकलता है ना हम लोग के पास से, उस कचरे से हमारे वातावरण पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।